इंडक्टर इज बेसिकली सच, इंडक्टर इज बेसिकली अ कॉइल, या आप ये कह सकते हो कि इंडक्टर इज बेसिकली अ सोलेनॉइड whose inductance या coefficient of inductance is very high in comparison to its resistance। ठीक है, तो ऐसा कॉइल जिसकी इंडक्टेंस की वैल्यू रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में ज्यादा हो और रेजिस्टेंस कम हो, तो उस केस में हम उस कॉइल को इंडक्टर की तरह ट्रीट करते हैं या इंडक्टर कहते हैं, क्योंकि वहां पर सेल्फ इंडक्टेंस का फिनोमेना ज्यादा डोमिनेंट होता है, या उसका जो उसके ड्यू टू दैट सेल्फ इंडक्टेंस जो लॉसेस होते हैं या जो ईएमएफ होता है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो ज्यादा डोमिनेंट होता है ओवर द वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसलिए हम वहां पर उसको इंडक्टर की तरह ट्रीट करते हैं, रेजिस्टर नहीं कंसीडर करते। तो एनीवेज, अगर मान लो कि कोई इंडक्टर है, कोई सर्किट एलिमेंट है विच इज एन इंडक्टर एंड दिस इज कनेक्टेड एंड हुज सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज एल। यहाँ पर हमने ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स ले लिया है, ठीक है, जिसका ईएमएफ कुछ हम मान लेते हैं, ठीक है, ईएमएफ हम कुछ मान लेते हैं ना। तो यहाँ पर अगर हमने एक सोर्स ले लिया तो अनडाउटेडली व्हेन विल क्लोज द स्विच देयर विल बी अ करंट दैट विल फ्लो इनटू दिस सर्किट। ये ईएमएफ हम मान लेते हैं ई है। तो सर पहली बात तो ये कह सकता हूँ कि ई इज इक्वल टू ई नॉट टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी, दिस इज माय वन ऑफ द इक्वेशन। ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। अब फिर से वही प्रॉब्लम है कि देखो रेजिस्टर होता तो हम सिंपली ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देते और करंट हमें पता चल जाता, बट ये इंडक्टर है और इंडक्टर में ईएमएफ को इंडक्टेंस से डिवाइड कर दूंगा तो करंट नहीं आता। देर इज नो सच फॉर्मूला जिसमें ये ऐसा हो कि आई इज इक्वल टू ई बाई एल, ऐसा कोई भी फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब सर, इसका मतलब है कि हम करंट को सिंपली बाय डिवाइडिंग इट बाय इंडक्टेंस, ईएमएफ डिवाइडिंग बाय इंडक्टेंस, हम करंट कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो फॉर दिस we'll have to find the current in some other way, है ना, कुछ अलग तरीका हमें सोचना पड़ेगा करंट को फाइंड करने का। तो अलग तरीका क्या होगा करंट को फाइंड करने का, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। देखिए बेटा, सिंपल सी बात है, इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपसे मैं आपसे आपको ये बताऊं, तो मैंने आपसे ये बोला था कि सर किसी भी इंडक्टर के केस में, किसी भी इन द केस ऑफ इंडक्टर, आपके एक सेल्फ ईएमएफ भी इंड्यूस होता है ना, सेल्फ इंडक्शन का फिनोमेना होगा ना, बिकॉज दिस करंट इज ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट इज वेरिंग करंट, तो वेरिंग करंट जब आप पास करोगे तो सेल्फ इंडक्शन होगा। इसका मतलब इसमें एक ईएमएफ Yes. इंड्यूस होगा ड्यू टू द चेंजिंग करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस इंडक्टर। तो एक तो इस ये कॉज है फॉर द करेंट ईएमएफ टू इंड्यूस, और एक आपने सोर्स का ईएमएफ लिया हुआ है। याद करो मैंने ये चीजें बताई थी आपको कि एक तो सोर्स का ईएमएफ है ई, और एक इसके इसके इंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट विल बी इक्वल टू एल डी बाई डी टी। डू यू रिमेंबर डियांगमो? ये मैंने सिखाया था आपको इन द प्रीवियस चैप्टर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी इंस्टेंट पे द नेट ईएमएफ इन द सर्किट कैन बी रिटन एज ई माइनस ऑफ एल डी बाई डी टी, एंड दिस होल मस्ट बी इक्वल टू जीरो अकॉर्डिंग टू द केस किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। याद आया? ये बात समझ आई यहां तक? माइनस क्यों हो रहा है सर? माइनस क्यों ले रहे हैं? आपको याद करो कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इन एन इंडक्टर वाज रिटन एज माइनस ऑफ एल डी बाई डी टी। भूल गई ना? ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था इंडक्टर में। अगर आपको ये भी नहीं याद आया तो मैं और याद दिलाता हूँ कि फ्लक्स आप याद करो एल आई लिखा था, और ईएमएफ क्या होता है, माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी होता है डियांगमो। तो ई इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ एल आई लिख सकते हैं। एल इज कांस्टेंट, तो इसको हम माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी लिख सकते हैं, यानी टेल मी यस और नो। अंगमो लेफ्ट।
Diangmo, now is it okay? Your connection? Is your Yes, connection sir. okay now? Okay. Just tell me one thing. क्या अब आपको याद आया कि हमने इंडक्टर के केस में या सेल्फ इंडक्शन जब हमने पढ़ा था इन द प्रीवियस चैप्टर, इन दैट वी रोट फ्लक्स इज इक्वल टू L into I, एंड फ्रॉम दैट हमें ये भी मालूम है कि EMF is equal to minus d phi by dt. So just put the value of flux in this formula of d phi by dt, which is Li. L is a constant, so this is di by dt. Correct है? Yes, sir. ठीक है, तो देखो, इफ यू अप्लाई द KVL, अगर आप KVL अप्लाई कर रहे हो तो यहां से यहां पर आप ऐसे घूमते हो ना किसी भी क्लोज लूप में, इफ यू रिमेंबर द KVL, आप किसी भी क्लोज सर्किट में ऐसे मूव करोगे, है ना, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो यू स्टार्टेड विद दिस पॉइंट वेयर द EMF इज E, और उसके बाद फिर इंडक्टर में जो वोल्टेज है वो कितना है, LDI by dt, बट इंडक्टर में जो वोल्टेज होता है उसके साथ कैसा साइन होता है, माइनस का साइन होता है, तो आप चाहो तो मैं आपको अगर कंफ्यूजन हो तो यहाँ भी माइनस लगा देता हूँ. नाउ इज इट क्लियर? Yes, sir. So what will be the total EMF? Total EMF will be E minus of LDI by dt, and the sum of all the voltage according to KVL. याद करो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि किसी भी क्लोज्ड पाथ में the sum of all the voltage drop is always equal to zero or not. सारे वोल्टेज ड्रॉप का जो सम है वो कितना होता है, सारे वोल्टेज ड्रॉप का जो सम होता है वो जीरो होता है, तो सारे वोल्टेज का ड्रॉप सारे वोल्टेज के ड्रॉप का सम कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. अग्रीड? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो यहां से आप फर्दर ऐसे क्या लिख सकते हो, यहां से आप फर्दर यू कैन राइट दिस एज E इज इक्वल टू LDI बाई dt. ठीक है, अब E को हम क्या लिख सकते हैं, तो वी नो दैट कि बिकॉज दिस EMF इज ऑल्टरनेटिंग EMF, और EMF की वैल्यू कितनी है, E नॉट टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है, इज इक्वल टू L इंटू DI बाई dt, राइट. तो यहां से हम ऐसे भी लिख सकते हैं सर, LDI को हम क्या लिख सकते हैं बेटे, तो वी कैन राइट दिस एज E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी dt. तो DI की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, DI की वैल्यू को हम लिख सकते हैं E नॉट बाई L साइन ऑफ ओमेगा टी dt. करेक्ट है बेटा? Yes, sir. ठीक है, यहां तक नोट करो. विल फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट. This DI is very small current in a very small interval of time of dt. A small current in a small interval of time of dt, जो करंट का रिलेशन है that is given by this relation. तो अगर हमें किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम में, किसी भी एक टोटल टाइम t में अगर हमें टोटल करंट चाहिए, तो किसी भी बहुत स्मॉल टाइम का करंट, तो अगर मान लो कि मैं आपसे कहता हूँ 10 सेकंड्स में करंट कितना होगा, तो फॉर दैट हमें 10 सेकंड्स में करंट निकालने के लिए विल हैव टू इंटीग्रेट दिस पार्ट. तो आप पहले यहां तक नोट कर लो, तो मैं बताता हूँ. Yes, sir. Done, sir. डन, वेरी गुड. ठीक है, अब देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो विल इंटीग्रेट दिस. अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज इक्वल टू E नॉट बाई L इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी. यही तो करेंगे आप, और इसका इंटीग्रेशन आप करो, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो डी आई का इंटीग्रेशन विल बी आई, बिकॉज डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, याद आया. तो Yes. डी आई का इंटीग्रेशन इज आई, and E naught by L will be as it is because it is a constant, because E naught is the maximum value of EMF, तो ये constant है. L is inductance, ये constant है. और ये साइन ऑफ ओमेगा टी का इंटीग्रेशन अगर आप करोगे तो दिस विल बिकम इक्वल टू कॉस ऑफ ओमेगा टी बाई ओमेगा. साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है. यहाँ पर एक आगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी लिखा जाता है, बट उसकी वैल्यू जीरो होती है, तो मैं लिख ही नहीं रहा हूँ यहाँ पर. आपको इतनी बातें शायद समझ आ गई हो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं E नॉट बाई ओमेगा एल इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी, राइट डियांगमो? Yes, sir. अब मेरी एक बात समझो, इससे पहले कि मैं फर्दर स्टेप लिखूं उससे पहले एक छोटी सी बात समझो. साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा. साइन 90 माइनस थीटा इज ऑल्सो कॉस थीटा. ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है. मतलब कॉस थीटा को आप या तो ऐसे लिख सकते हो या आप ऐसे भी लिख सकते हो, 90 प्लस थीटा भी लिख सकते हो, 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब कॉस थीटा ही आए. ठीक है, यहां पर मैं कौन सी वैल्यू लिखूंगा ये समझो. यहां पर मैं लिखूंगा आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई ओमेगा एल. इसको मैं लिखूंगा साइन 90 माइनस ऑफ ओमेगा टी, क्योंकि यहाँ पर थीटा की जगह क्या है, ओमेगा टी है. कोई यहां तक कोई इशू? No, sir. पहले ये बताइए. ठीक, आपने माइनस वाला टर्म क्यों यूज किया, आई विल कम टू दैट, डोंट वरी.
ई नॉट ओमेगा एल, मुझे एक बात बताओ डियांगमो, ये साइन एज इट इज है, ठीक है, ये साइन एज इट इज, या सुनना इसको समझना, थोड़ी सी मैथमेटिकल चीज है तो इसलिए समझ लो। इसमें अगर मैं माइनस साइन कॉमन लूं तो कैन आई राइट दिस एज ओमेगा टी माइनस ऑफ 90, 90 का मतलब पाई बाय 2, Yes, sir. ठीक है। Yes, और sir. आप एक बात और याद रखिएगा कि साइन माइनस ऑफ थीटा, अगर साइन ऑफ माइनस ऑफ थीटा लें तो दिस इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा। नहीं आया? मैंने कोई गलती तो Yes. नहीं कर दी? यहां तक सही है, देख लो एक बार। Oh, yes, sir. वेट अ मिनट, यहाँ पर somewhere I have missed out some negative sign somewhere. Let me just check. Yes, I missed out this sign here. ये माइनस होता है ना, कॉस का साइन का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस कॉस ओमेगा टी होता है, ये माइनस रेक्टिफाई कर लेना, अगर आपने नोट कर लिया तो रेक्टिफाई कर लेना। तो ये माइनस यहाँ पर है, ये माइनस यहाँ पर है, ठीक है। Yes. अब देखो ये साइन का ये एंगल है और उस एंगल के साथ कैसा साइन है यहाँ पर माइनस, तो साइन ऑफ माइनस थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तुम्हारे लिए एक स्टेप और लिख रहा हूँ, ई नॉट बाई ओमेगा एल, यहाँ पर माइनस साइन, और ये वाला टर्म हो जाएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाय 2। Yes. ठीक है, नोट करिए। तो फाइनल स्टेप इसको हम लिखते हैं। Done, sir. ठीक है, तो फाइनली जब हम इसका रिजल्ट लिखेंगे तो व्हाट वी विल राइट द रिजल्ट एज माइनस माइनस एंड दिस माइनस विल बिकम प्लस, बिकॉज यू विल मल्टीप्लाई द टू माइनस साइंस, तो इट विल बिकम प्लस। तो आई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पर पता है ये ओमेगा टी माइनस ये वाला टर्म क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ माइनस था, तो इसको हम माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करके प्लस बना पा रहे हैं। अगर मैं ये वाला टर्म यूज करता तो ये माइनस साइन यही रह जाता। नहीं समझ आई बात? अगर मैं 90 प्लस थीटा लेता इसको तो माइनस कॉमन निकाल के माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस तो नहीं आता रिजल्ट। यहाँ देखो, यहाँ पर इस रिजल्ट को आप प्लस ई नॉट बाई ओमेगा एल इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 कह सकते हो या नहीं? टेल मी यस और नो। Yes, sir. ठीक है, बट अगर मैं ये वाला टर्म यूज करता 90 प्लस ओमेगा टी वाला, तो 90 प्लस ओमेगा टी भी कॉस थीटा होता। सोचो अगर ये प्लस टर्म होता ना यहाँ पर प्लस, तो फिर ये माइनस कॉमन नहीं निकलता, तो यहाँ पर माइनस साइन रह जाता। मुझे ये आंसर प्लस के फॉर्म में चाहिए था, इसलिए मैंने इसको क्या किया, मैंने 90 माइनस थीटा वाला टर्म यूज किया। अब देखिए, अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ, अभी समझिए। मुझे एक बात बताइए कि ई नॉट बाई ओमेगा एल, कैन आई कॉल दिस एज करंट? ऑफ कोर्स नॉट, क्यों? मैं हमें नहीं पता भाई ये वैल्यू क्या है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब देखो फिर से हम इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर अबव इक्वेशन, किसके साथ कंपेयर करें? विथ इक्वेशन ऑफ करंट equation of current for pure resistive circuit। ठीक है, इस अबव इक्वेशन को हम किससे कंपेयर करें? हम इस अबव इक्वेशन को किसके साथ? प्योर रेजिस्टिव। फिर से प्योर रेजिस्टिव सर्किट के साथ कंपेयर करिए। तो अगर आप प्योर रेजिस्टिव की इक्वेशन देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि प्योर रेजिस्टिव में ये था ई नॉट बाई आर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। अगर मैं कंपैरिजन करूं तो इस कंपैरिजन में मुझे ये दिखाई दे रहा है सर कि ये वाला, हमें ये दिखाई दे रहा है कि भाई ये वाला साइन ओमेगा टी इज बीइंग कंपेयर्ड विद साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 टर्म, आई इज बीइंग कंपेयर्ड बाय आई, ई नॉट इज बीइंग कंपेयर्ड विद ई नॉट। तो इसका मतलब है कि जो रोल रेजिस्टर का है इन द केस ऑफ रेजिस्टिव सर्किट, द सेम रोल इज ऑफ ओमेगा एल इन द केस ऑफ इंडक्टिव सर्किट। Yes. राइट, ठीक है। तो रेजिस्टर में, रेजिस्टिव सर्किट में जो रेजिस्टेंस का काम है वही इंडक्टिव सर्किट में ओमेगा एल का काम है। मतलब फिर से मैं ऐसे ही कह सकता हूं कि सर ओमेगा एल इज द रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर। मतलब जब एसी फ्लो करता है थ्रू द इंडक्टर
तो इंडक्टर भी उस फ्लो को अपोज करता है, एंड दैट oppose is basically the resistance of that inductor, and this resistance of the inductor is called as inductive reactance. क्या कहते हैं इसको? inductive reactance. XL is equal to omega L. इस XL को क्या नाम दिया गया है? इस जैसे हम XC को हमने नाम दिया था कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, वैसे ही इसको हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस. दिस इज कॉल्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस. इज इट क्लियर? XL can be written as equal to omega L. XL is equal to omega L. या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 pi f multiplied by L. This is also we can write the value. ठीक है. अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसमें बाकी चीज में अच्छा चलो मैं आगे बात करूंगा इस पर. खैर, तो एक्सेल को हमने नाम क्या दे दिया? ओमेगा एल, एंड विच इज इंडक्टिव रिएक्टेंस. इसकी भी यूनिट क्या होती है पता है आपको? इसकी भी यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ दिस इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होती है? इसकी भी यूनिट ओम है. इसका मतलब है कि ये बात इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है सर कि इसकी भी यूनिट ओम है, मतलब इसका भी बिहेवियर बाई रेजिस्टेंस वाला ही है, यूनिट ओम है. ठीक है, बहुत बढ़िया सा. ओके, तो इसका मतलब मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? I इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाई एक्सएल इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाई टू. अब मुझे एक बात बताओ डियांगमो, इफ एक्सएल इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस इंडक्टिव सर्किट, तो मुझे एक बात बताइए कि ई नॉट बाई एक्सएल को मैं क्या कह सकता हूं? व्हाट कैन वी कॉल दिस ई नॉट बाई एक्सएल एज? करंट. ऑफ कोर्स करंट, बट कौन सा करंट? मैक्सिमम. यस, मैक्सिमम करंट. इसका मतलब है कि आई नॉट वुड बी I इज इक्वल टू आई नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाई टू. मीन्स फाइनली वी हैव गॉट द इक्वेशन फॉर करंट इन द केस ऑफ इंडक्टिव सर्किट, pure inductive circuit. So I is equal to I naught sin omega t minus pi by 2. This is the equation for current, and we have got the equation for EMF. नोट करो, फिर उसके बाद हम इसको कंपेयर करते हैं. Done. ओके, देखिए फाइनली मैं ये कह सकता हूं कि अगर हम यहाँ पर EMF की इक्वेशन, ताकि आपको याद आ जाए, EMF was equal to E naught times of sine of omega t again, and the current is equal to I naught sine omega t minus pi by 2. So I would like to ask you, what is the phase difference between this EMF and current? Pi by 2. Very good. And which of the two is leading? Current is leading or EMF is leading? Which of the two is leading now? EMF is leading. EMF is leading because it is lagging by pi by 2. There is a minus of pi by 2, means it is lagging. Very good. तो इसका मतलब है कि as there is a phase difference of pi by 2 and current के साथ यहाँ पर minus of pi by 2 है, this means that EMF is lagging. EMF नहीं, sorry, EMF is leading by current by an angle of pi by 2. ठीक है, pi by 2 के एंगल से ये क्या कर रहा है? pi by 2 के एंगल से it is leading, right? तो फेज डिफरेंस इज pi by 2, है ना? अब अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगा और फिर फेजर मतलब वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा. ग्राफिकली मतलब साइन का ग्राफ बना के मैं इस चीज को रिप्रेजेंट करूंगा और उसके बाद फिर फेज के टर्म्स में रिप्रेजेंट करूंगा. तो साइन के ग्राफ के फॉर्म में अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? माय क्वेश्चन इज दैट. तो देखिए, सबसे पहली बात, आप क्या करें? ईएमएफ के लिए ग्राफ ड्रॉ कर लें. तो दिस विल बी द साइनोसॉइडल कर्व फॉर ईएमएफ, करेक्ट है? बट करंट क्या हो रहा है जब ईएमएफ जीरो है? तो तुम बताओ, तुम लॉजिकली सोच के बताओ. व्हेन ईएमएफ इज जीरो, व्हाट कैन यू से अबाउट द करंट? करंट क्या होगा उस इंस्टेंट पे व्हेन द ईएमएफ इज जीरो? तो करंट उस इंस्टेंट पे क्या होगा? -1. वेरी गुड, -1. इसका मतलब करंट वुड बी एट इट्स मैक्सिमम बट ऑन द ऑपोजिट साइड. ठीक है, इसका मतलब है कि सर करंट यहां से स्टार्ट होगा, यहां से. When this EMF become maximum, this current will become equal to 0. ठीक है, again when this EMF will again become 0, this current will become plus again, but +1. फिर ये 0, इस तरह से ये ग्राफ चलेगा. ठीक है, अगर थोड़ा मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में मैं कहूं तो आई कैन टेल यू इन द टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स दैट कि भाई अगर ये ग्राफ ऊपर वाला साइन का है तो ये वाला ग्राफ कॉस का उल्टा ग्राफ है, कॉस का नेगेटिव साइड में ग्राफ, नेगेटिव से स्टार्ट हुआ ग्राफ है. तो दिस इज हाउ वी विल रिप्रेजेंट ईएमएफ एंड दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द ऑल्टरनेटिंग करंट इन द केस ऑफ इंडक्टर, एंड दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. साइनोसॉइडल कर्व्स बनाए हमने.
अच्छा फेजर मतलब वेक्टर के टर्म में अगर मैं बात करूं तो ईएमएफ का फेज एक्स के रिस्पेक्ट में कितना है, तो इट इज स्टिल ओमेगा टी, है ना, Yes. ईएमएफ इज स्टिल ओमेगा टी। नाउ व्हाट अबाउट करंट, तो करंट यहां पर लैग कर रहा है कितने एंगल से, 90 डिग्री से। एंड इफ यू रिकलेक्ट, तो मैंने आपको सिखाया था कि व्हेनेवर देयर इज अ लैगिंग तो यू शो दैट लैगिंग ऑन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब ये दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज 90, ठीक है। मतलब ये जो करंट जो इसके साथ एंगल बना रहा है that would be equal to 90 minus of omega t, pi by 2 minus of omega t. This is the angle that the current makes with the x axis. याद रखो कि अगर आप फेज मेजर कर रहे हो in the anti clockwise direction तो फेज will increase, and if you are measuring it in the clockwise direction तो फेज will decrease. यहाँ पर करंट के लिए आप देखो कि करंट के लिए ये एंगल आप x के साथ मेजर कर रहे हो on the clockwise side या in the clockwise direction, तो इसका मतलब है कि ये फेज डिक्रीज हो रहा है, राइट। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाए तो इसका मतलब है कि फेज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात, इसमें एक बात और याद रखिए कि मैंने यहां पर लिखा था एक्सएल इज इक्वल टू सर ओमेगा एल, इसका मतलब मैं एक्सएल को मैंने लिख भी दिया था तो मैं फिर से दोबारा कह देता हूं कि एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ मल्टीप्लाइड बाई एल लिख सकता हूं। एक्सएल को मैं लिख सकता हूं 2 पाई एफ मल्टीप्लाइड बाई एल। अब 2 पाई एफ मल्टीप्लाइड बाई एल, अगर मैं एक्सएल को 2 पाई एफ मल्टीप्लाइड बाई एल लिख रहा हूं तो इसमें फिर दूसरी बात आप समझिए कि सर यहां पर फॉर डीसी, अगर मैं डीसी के लिए बात करूं, फॉर डीसी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 0, डीसी के लिए जो ये फ्रीक्वेंसी है वो 0 है, तो अगर डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी 0 है तो एक्सएल की वैल्यू कितनी होगी, तो एक्सएल की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब फॉर द फ्लो ऑफ डीसी इंडक्टर का कोई रेजिस्टेंस ऑफर ही नहीं करता, मतलब इंडक्टर ऑल्टरनेटिंग करंट को तो रोकता है बट डीसी को फ्लो करने से रोकता नहीं है, अपोज नहीं करता है। क्यों, वो भी मैं थोड़ा सा लॉजिकली समझा दूंगा, आप इसको नोट कर लो। अगर एक्सेल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ आप बना लेंगे तो एक्सेल वर्सेस जो फ्रीक्वेंसी का ग्राफ होगा दिस विल बी स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, है ना। कैपेसिटर के केस में इट कम्स आउट टू बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और इसके केस में इट विल कम आउट टू बी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक चीज लॉजिकली समझाता हूं पहले, है ना, लॉजिक समझो। अब लॉजिक क्या है बेटा, इसको इरेज कर दूं, Yes. ठीक है। अब एक लॉजिक समझो, अगर मैं लॉजिक की बात करूं यहां पर कि वाई सोलेनॉइड opposes flow of AC but doesn't opposes flow of DC, उसका रीजन समझो। सर आपको एक बात पता है कि जब हम किसी भी कॉइल के थ्रू AC फ्लो कराएंगे ना, ये कोई भी कॉइल है इसके थ्रू हम AC फ्लो कराएंगे तो AC वेरिंग करंट है, जब करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा, और जब फ्लक्स चेंज होगा तो आपको नहीं लगता कि ईएमएफ इंड्यूस होगा, Yes. नहीं यही बात समझ में, Yes. ठीक है। Yes. और वो ईएमएफ कैसे इंड्यूस होता है तो आप याद करो कि इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो इस तरह से इंड्यूस होगा सच दैट इट अपोजेस द कॉज दैट हैज इंड्यूस्ड इट। कॉज क्या है, करंट का चेंज, तो ये ईएमएफ करंट के चेंज को अपोज करेगा, मतलब वो चाहेगा नहीं करंट फ्लो करे, आई बात समझ में, वो ये चाहेगा ही नहीं कि करंट फ्लो हो, तो करंट के फ्लो को रोकने की कोशिश करेगा, क्लियर है, इसीलिए ये इसको अपोज करेगा। बट अगर आप सोचो कि अगर यही कॉइल है और इसमें आप डीसी पास कराओ तो डीसी तो कांस्टेंट होता है, अगर डीसी कांस्टेंट है मेरे बच्चे तो मुझे एक बात बताओ कि क्या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीसी विल चेंज, No. नो सर, तो देयर विल बी नो चेंज ऑफ फ्लक्स, अगर फ्लक्स में चेंज नहीं है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू 0, जब ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुआ है तो कोई अपोज भी नहीं होगा, समझ आई बात, इसीलिए Yes. यहां पर सेल्फ इंडक्शन नहीं होगा, और यहां पर सेल्फ इंडक्शन होगा तो जहां पर सेल्फ इंडक्शन की प्रॉपर्टी आ गई वहां पर वो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ एक्चुअल जो कॉज है उसको अपोज करने की कोशिश करता है, और जहां पर नहीं आई वहां पर कोई अपोज नहीं करेगा, इसलिए डीसी के लिए एक्सेल की वैल्यू 0 है और एसी के लिए एक्सेल की वैल्यू नॉन जीरो है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है, लॉजिकली क्लियर हो गया हो। तो अब एक लास्ट सर्किट पे डिस्कशन कर लो, फिर एक दो क्वेश्चन हम दो तीन जो भी क्वेश्चन हमें देखना है वो देखेंगे। अब इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका लास्ट सर्किट है उस पर हम बात कर लेते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपकी नेक्स्ट सर्किट है दैट इज एलसीआर सर्किट या एलआरसी, जैसे भी पढ़ लो आप, ठीक है, एलआरसी एलसीआर आरएलसी जैसे भी हो,
और याद रखिएगा ये सीरीज एलसीआर सर्किट है। एलसीआर सर्किट पैरेलल भी हो सकता है, बट वो पैरेलल आपको नहीं पढ़ना, आपको सिंपली यही पढ़ना है, सीरीज LCR सर्किट। L stands for इंडक्टर, C stands for कैपेसिटर एंड R stands for रेजिस्टर। ठीक है, अब चलो प्योर खेल बेटे वेक्टर का है, बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वेक्टर बस यही है आपको, मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल समझ में आएगी बात। देखिए मान लीजिए मैंने एक रेजिस्टर ले लिया, एक इंडक्टर ले लिया और एक कैपेसिटर ले लिया। इस पूरे को हमने एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है, एसी सोर्स के साथ ऑब्वियसली एलसीआर सर्किट हम ले रहे हैं, और सोर्स हमारा तो ऑब्वियसली बात है एसी होगा, मतलब एसी सर्किट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब पॉइंट ये कि ये रेजिस्टर, ये इंडक्टर, ये कैपेसिटर, हमें मालूम है कि हम स्विच क्लोज करेंगे तो भाई करंट फ्लो करेगा, और करंट फ्लो करेगा तो देयर विल बी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टर as well as across this inductor as well as across this capacitor। क्लियर है? और ये सीरीज में है, तो इसका मतलब है कि सर सीरीज में तो हमें एक बात पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन जब भी हो, चाहे वो एसी में सीरीज कॉम्बिनेशन हो या डीसी में सीरीज कॉम्बिनेशन हो, सीरीज का मतलब है कि करंट की वैल्यू विल ऑलवेज बी सेम। सीरीज का मतलब है कि करंट की वैल्यू क्या होगी, तो करंट की वैल्यू सेम होगी, सीरीज का तो यही मतलब है। तो चलिए सीरीज सर्किट है, करंट की वैल्यू सेम है, अच्छा सीरीज सर्किट करंट की वैल्यू सेम, तो इसमें भी करंट उतना ही, उसमें भी करंट, तो इसमें भी वोल्टेज का ड्रॉप होगा, इसमें भी वोल्टेज का ड्रॉप होगा, इसमें भी वोल्टेज का ड्रॉप होगा। ठीक है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा उसको मैं VR कह लेता हूं, और VR को मैं IR कह सकता हूं, खाना बोलना पड़ेगा बेटे। इसमें जो वोल्टेज मिलेगा इसको मैं VL नाम दे देता हूं, और VL को मैं IXL कह सकता हूं, क्योंकि इसका जो इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं हम। ठीक है, इसी तरह से इसको हम कह सकते हैं VC तो इज इक्वल टू IXC कहा जा सकता है। ये इनके अक्रॉस वोल्टेज के ड्रॉप से। अब हमें एक बात ये भी पता है कि रेजिस्टर के लिए करंट और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, सेम फेज में होते हैं ना, करंट और VR दोनों सेम फेज में होते हैं। इंडक्टर में करंट लैग करता है EMF से बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अगर मान लो ये EMF है और ये 90 से ये लैग कर रहा है, पीछे की तरफ चल रहा है, और कैपेसिटर में क्या होता है, करंट लीड करता है EMF से, EMF कह लो या वोल्टेज ही कह देता हूं, है ना। ठीक है, ये VL कह देता हूं और इसको VC कह देता हूं, तो ये 90 से लीड करेगा ना, 90 से, और ये हम करंट कहेंगे। ठीक है, ये π/2, यहां तक क्लैरिटी है? Yes. अब अगर मुझसे डियांगमो, अगर मुझसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द वोल्टेज, नेट वोल्टेज ऑफ दिस सर्किट, मतलब अगर मुझसे कह दिया कि भाई वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, तीनों के अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, तो हमसे कोई पूछ ले कि भाई नेट वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, व्हाट इज द नेट वोल्टेज ड्रॉप। तो अब पॉइंट ये कि सर हम नेट वोल्टेज ड्रॉप सिंपली ऐड नहीं कर सकते। अब मेरी बात समझना, क्यों नहीं कर सकते, क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यू है, पहले इस बात को समझो। अगर ये दो रेजिस्टर होता, सोच के देखो, मैं कहता है कि ये इसके अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप, ये इसके अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप, ये R1 या R2, तो हम लोग नेट निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते, VR1 प्लस VR2, या ऐड कर देते, खत्म हो जाता खेल, है ना। बट इस केस में हम सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई ऐड और सब्ट्रैक्ट? सिंपली बिकॉज ये जो वैल्यू है ये साइनोसॉइडल वैल्यू है, ये साइन के साथ चेंज हो रही है, टाइम के साथ ये वैल्यूज चेंज हो रही है, और टाइम के साथ बिकॉज ये वैल्यू चेंज हो रही है इसलिए हम इसको सिंपली ऐड या सिंपली सब्ट्रैक्ट बाय नॉर्मल मेथड हम नहीं कर सकते। तो इस केस में क्या करें सर? तो इस केस में मैंने आपको बोला था कि इसी केस के लिए हमने ये समझा था कि EMF और करंट को हम किसकी तरह से ट्रीट कर लें, वेक्टर्स की तरह। कैसे ट्रीट कर लें, बोलो बेटे? यू ट्रीट इट एज वेक्टर्स, तो वेक्टर्स की तरह ट्रीट कर लो, और वेक्टर्स की तरह ट्रीट करके फिर हम उस पे वैल्यूज निकालेंगे कि भाई नेट वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी या करंट की वैल्यू क्या होगी। तो चलो वेक्टर्स की तरह ट्रीट करते हैं। तो देखो एक बात तो क्लियर है ना कि सबका जो वोल्टेज है, चलो वन बाय वन पहले मैं चीजें लिखता हूं। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर इज इक्वल टू IR, तो मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर कितना होगा, VR मैक्स कह देता हूं इसको, ठीक है, या I नॉट R, तो इसको मैं V ऐसे कर देता हूं, है ना, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू I नॉट R, दिस इज द मैक्सिमम वोल्टेज एट एनी when the current is maximum voltage will be maximum, similarly VL is equal to IXL,
तो ये मैक्सिमम कब होगा, तो V नॉट L इज इक्वल टू I नॉट मल्टीप्लाइड बाई XL। इसी तरह से हम कैपेसिटर की अगर हम बात करें तो V ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू I ऑफ XC, तो इसको हम कह सकते हैं V नॉट ऑफ C इज इक्वल टू I नॉट ऑफ XC, ये ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब एक वेक्टर, ये एक वेक्टर और ये एक वेक्टर, इन तीन वेक्टर को अपन रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले यहां तक आप नोट कर लीजिए, तो मैं रिप्रेजेंट करता हूं। कर लिया? Yes, sir. Done. ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब चलो, अब इसको हम वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मुझे एक बात पता है कि रेजिस्टर में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होता है, तो रेजिस्टर में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होता है। तो इसका मतलब है कि इसको अगर हम VR कह रहे हैं, तो ये करंट होगा इन द केस ऑफ रेजिस्टर, दोनों सेम फेज में होता है। अच्छा, इंडक्टर में मुझे आप बता सकती हैं व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ इंडक्टर? इंडक्टर में, हाँ बोलो। Like by 2. करंट लैग करता है, तो करंट लैग करता है मतलब ईएमएफ ऑफ इंडक्टर लीड्स, है ना? करंट Yes. लैग करता है मतलब ईएमएफ लीड करता है। तो अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में, ये अगर ओमेगा टी है तो लीड या लैग होगा तो 90 से होगा। तो अगर मैं इंडक्टर के लिए ये ड्रॉ करूं, इंडक्टर के लिए, तो ये इंडक्टर में जो ईएमएफ है वो लीड करेगा। तो दिस इज द इंडक्टर इन ईएमएफ वोल्टेज इन इंडक्टर। और कैपेसिटर में जो वोल्टेज है वो लैग करेगा बाय द सेम एंगल ऑफ 90 डिग्री। सोच के देखो, और नहीं आया तो पूछो भाई, दिस एंगल इज ऑल्सो 90, दिस एंगल इज ऑल्सो 90। अगर मैं ये सारे करंट के रिस्पेक्ट में ले रहा हूँ या इस लाइन के रिस्पेक्ट में ले रहा हूँ, जो लाइन ओमेगा टी पे है, ये मान लो अगर ये ओमेगा टी पे ये लाइन है, तो इसके रेस्पेक्ट में जो इंडक्टर का वोल्टेज होगा वो और 90 डिग्री से आगे लीड कर रहा होगा, और जो कैपेसिटर में वोल्टेज होगा वो 90 डिग्री से लैग कर रहा होगा। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. इसका मतलब सर मेरे पास तीन वेक्टर्स हैं, अल्टीमेटली आई एम हैविंग थ्री वेक्टर्स, वन इज ऑफ VL, अनदर वन इज VC एंड द थर्ड वन इज VR। आई एम हैविंग थ्री वेक्टर्स। तो इन तीनों वेक्टर को अपन कैसे सॉल्व करें? तो डियांगमो एक बात याद रखिएगा कि ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है। अगर दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, तो अपन इसको लिख सकते हैं वेक्टर A माइनस ऑफ वेक्टर B। इज इट राइट? If the two vectors are in the opposite direction, they can simply be subtracted. इसीलिए तो आप ऐसे करते हो। मान लो मैं आपसे कहूं कि I have applied a force of 20 Newton and I have applied the force of 50 Newton from this side. What will be the net force on this body? 30. 30. Why did you subtract? Although force is vector quantity, but आप उसको simple way में subtract कर रहे हो. The reason is कि whenever the two vectors are in the opposite direction, they can be simply subtracted. And if they are in the same direction, they can be simply added. तो यहां से इस रिजल्ट को देखो, अब मैं फर्दर कैसे लिखता हूं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, these two can be replaced by a single vector which can be written as VL minus of VC. Tell me yes or no. Yes. And this VR is as it is. ये जो VR है वो as it is। अब ये जो दो का रिप्लेस किया मैंने एक से, अब इसको और इसको हम ऐड कर दें तो नेट ईएमएफ आ जाएगा, नेट वोल्टेज पता चल जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करने के लिए अब देखो ये दोनों कितने एंगल पे होंगे, तो दीज आर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, राइट? ये एंगल 90 है ना, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए पैरेललोग्राम लॉ लगाओ, ये ऐसे इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए। तो हमें मालूम है कि दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे हो, तो मैं आपको याद दिला दूं कि V net will be written as equal to अंडर रूट ऑफ VR का स्क्वायर प्लस ऑफ VL माइनस VC का स्क्वायर। करेक्ट? ठीक है, बिकॉज ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, ये दोनों 90 डिग्री पर है। तो V net की वैल्यू कितनी हो जाएगी? V net की वैल्यू हो जाएगी I नॉट R का स्क्वायर प्लस ऑफ I नॉट XL माइनस ऑफ I नॉट XC का होल स्क्वायर। करेक्ट है? अभी लिखा था ना हमने, और ये मैक्सिमम ले रहे हैं, तो हमारा जो वोल्टेज भी आएगा वो भी मैक्सिमम आएगा। ठीक है, ये मैक्सिमम, ये सारी वैल्यूज मैक्सिमम है, तो ये वोल्टेज भी मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू, आई नॉट को कॉमन ले सकते हो। इफ यू टेक आई नॉट कॉमन और टेक इट आउट ऑफ द स्क्वायर रूट, तो दिस विल बिकम सिंपली आई नॉट। दिस कैन बी रिटन एज R स्क्वायर प्लस ऑफ XL माइनस ऑफ XC का होल स्क्वायर। राइट है बेटे? तो यहां से मैं आई नॉट को ऐसे लिख सकता हूँ, V नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ऑफ XL माइनस ऑफ XC का होल स्क्वायर। अब इसका क्या मतलब है, किस टर्म का क्या मतलब है, आई विल कम टू दैट, पहले यहां तक नोट करिए।
Done, sir. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ये टर्म है ना, डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्सएल माइनस ऑफ एक्ससी का होल स्क्वायर, दिस टर्म which represents the net resistance of the circuit, ये एक्चुअली में क्या है, तो इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस है एक्चुअली में। अगर आप देखो इसकी यूनिट भी ओम है, इसकी यूनिट भी क्या है, ओम। इस चीज को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, Z को हम एक नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं इम्पीडेंस। क्या कहते हैं, इम्पीडेंस। और इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट भी ओम है सर। इसका मतलब मैं एक तरह से ये कह सकता हूं कि दिस इज द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है, एट एनी टाइम दिस इज द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। तो इसका मतलब है कि V को मैं लिख सकता हूं I नॉट डिवाइडेड बाय Z, ऐसे भी लिख सकता हूं, बट Z विल हैव इट्स मीनिंग, और Z का मतलब होगा अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ऑफ XL माइनस ऑफ XC का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसी चीज को ना हम ट्रायंगल के टर्म्स में भी शो करते हैं। अब सुनना, अगर मान लो कि मैं आपसे ये कहूं, कि इस वाली चीज को हम R से रिप्रेजेंट कर दें और इस वाले को हम XL माइनस ऑफ XC से रिप्रेजेंट कर दें, तो ये जो आएगा दिस विल बी रिटन एज R स्क्वायर प्लस ऑफ XL माइनस ऑफ XC का होल स्क्वायर होगा या नहीं, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, समझ आई बात। Yes. क्योंकि देखो, अच्छा आपको कैसे पता कि इन दोनों के बीच का ये एंगल 90 बनाना है, अभी हमने डायग्राम से भी देखा था कि ये जो रेजिस्टर में जो करंट या वोल्टेज होता है, और ये जो वोल्टेज या करंट आता है, ये हमारा VL माइनस ऑफ VC, इन दोनों के बीच का एंगल 90 होता है या नहीं होता है बेटे, Yes, sir. ठीक है, इसीलिए इन दोनों के बीच का एंगल हमने 90 ले लिया। तो इस ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल बना है ना इस फॉर्म का, इसको हम इंपीडेंस ट्रायंगल कहते हैं, इसको भी नाम दे देते हैं, इसको इंपीडेंस ट्रायंगल कहा जाता है, ठीक है। इंपीडेंस ट्रायंगल बेसिकली इंपीडेंस को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। दूसरी बात, इसमें यहां पर कुछ एंगल दिखाई दे रहा है, दे रहा है आपको कुछ एंगल फाई, Yes. ठीक है। आपको नहीं लग रहा कि ये जो इंपीडेंस है वो आर के साथ कितना एंगल बना रहा है, दिस इज दैट फाई, मतलब ये एक्चुअली में ये फाई को अगर हम देखें ना, तो ये फेज है किसका, इंपीडेंस का। ये इंपीडेंस जो आएगा, मतलब जो नेट वोल्टेज आएगा वो उसका फेज एंगल क्या होगा। फिर कंफ्यूज मत हो जाना, फेज एंगल से कंफ्यूज मत हो जाना, फेज कहूं या फेज एंगल कहूं एक ही बात है भाई। आपने दो ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी को ऐड किया तो एक रिजल्ट आया, वो जो रिजल्ट आया उसका भी तो कुछ फेज होगा ना। जैसे हम कहते हैं ना, दो वेक्टर को हम ऐड करेंगे तो एक रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, उस रिजल्टेंट वेक्टर की कोई डायरेक्शन होगी या नहीं होगी डी एंड में। Oh, yes, sir. सिमिलरली अगर हम दो ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी को ऐड करें तो जो रिजल्ट आएगा उसका भी अपना एक फेज होगा, जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई हो। Yes, sir. तो ये फाई अपन कैसे निकालते हैं, तो इस फाई को हम ऐसे लिख सकते हैं, tan फाई इज इक्वल टू perpendicular divided by base, we can write it as XL minus of XC divided by R, ठीक है। तो ये जो फाई आएगा, this will give you the phase of net EMF। here मैं लिख देता हूं, here phi is phase angle या phase angle और phase of V net of LCR सर्किट, ठीक है, नोट करो, कर लिया, Yes, sir. कर लिया, डन, Done, sir. ओके। नाउ मूविंग ऑन, tan फाई, मैं फिर से इस बात को लिखूंगा, इसमें एक चीज और समझाना है, XL माइनस ऑफ XC इज इक्वल टू R। यहां पर एक कुछ बातें ध्यान से सुने, अगर मान लो कि इफ XL दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन XC, तो इस केस में हम कहेंगे कि इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डोमिनेंट ओवर कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। तो इस केस में हम सर्किट को कहते हैं इंडक्टिव सर्किट। यही एलसीआर सर्किट को हम क्या कह देते हैं, इंडक्टिव सर्किट। मतलब सर्किट जो है वो इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव कर रही होगी, समझ रहे हो। अगर इसी में उल्टा हो जाए कि XC बिकम्स ग्रेटर देन XL, तो बाय द सेम लॉजिक हम कहेंगे कि भाई XC ज्यादा है, तो ये कैपेसिटेटिव सर्किट हो गई, कैपेसिटेटिव सर्किट, ठीक है, दिस विल बिकम कैपेसिटेटिव सर्किट। और अगर मान लीजिए कि इफ XL बिकम्स इक्वल टू XC, ठीक है, XL अगर XC के बराबर हो जाए, तो दिस LCR सर्किट इज सेड टू बिहेव लाइक अ रेजिस्टिव सर्किट, रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है। तो दिस इज द थ्री केसेस
according to which the LCR circuit can behave differently. XL XC से बड़ा होगा तो इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा, XC XL से बड़ा होगा तो कैपेसिटेटिव, और XL और XC अगर इक्वल होंगे तो दिस विल बिहेव लाइक अ रेजिस्टिव सर्किट. डन. Done, sir. ठीक है, अब इसमें एक और चीज हम समझ ही लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन पे आएंगे हम. रेजोनेंस ऑफ LCR सर्किट, दूसरी चीज समझ ही लो. रेजोनेंस ऑफ LCR सर्किट. LCR सर्किट का रेजोनेंस. अब रेजोनेंस ऑफ LCR सर्किट का क्या मतलब है, क्या होता है, ये इस बात को समझते हैं. तो रेजोनेंस ऑफ LCR सर्किट, पहले तो इस बात को याद रखो कि रेजोनेंस का बेसिक मतलब होता है कि दैट कंडीशन इन विच, रेजोनेंस का बेसिक मतलब होता है दैट पर्टिकुलर कंडीशन इन विच द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेरिंग या वेरिएबल क्वांटिटी बिकम्स मैक्सिमम. मतलब ऐसा कंडीशन या ऐसा केस जिसमें एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाए, या उसको हम रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं. अब यहाँ पर रेजोनेंस ऑफ LCR सर्किट का क्या मतलब है, तो देखो V की वैल्यू आपने क्या लिखा है, V की वैल्यू आपने लिखा है I0 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ऑफ XL, या I डिवाइडेड बाय जैसे भी लिख लो, R स्क्वायर प्लस ऑफ XL माइनस ऑफ XC का होल स्क्वायर. ये तो किसी भी टाइम पे V है ना, ये किसी भी टाइम पे, सॉरी मैंने फॉर्मूला गलत लिख दिया, सॉरी माय मिस्टेक. I की वैल्यू जो होगी ये V बाई इतना होगी. टेल मी यस और नो. ठीक है, तो एक बात बताओ, क्या आपको नहीं लगता कि अगर मुझे करंट मैक्सिमम चाहिए, देखो मतलब जो मैक्सिमम है वो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जो मुझे मिल सकती है वो मुझे चाहिए फॉर दिस वोल्टेज ऑफ V0. मेरा वोल्टेज V0 है और उस V0 के लिए मुझे मैक्सिमम पॉसिबल करंट चाहिए, मैक्सिमम जो सबसे ज्यादा पॉसिबल हो सकती है. तो अगर मुझे I को मैक्सिमम करना है, फॉर I मैक्सिमम, आपको नहीं लगता कि जो ये अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ऑफ XL माइनस ऑफ XC का होल स्क्वायर वाला टर्म है, दिस होल टर्म शुड बी मिनिमम. सोच के देखो. ठीक है, और ये अगर पूरा टर्म मिनिमम करना है तो ये टर्म मिनिमम कैसे हो सकता है, तो देखो रेजिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता. लिसन टू मी केयरफुली, यू कैन नॉट मेक रेजिस्टेंस जीरो, यू कैन नॉट मेक दिस जीरो, यू कैन नॉट मेक दिस जीरो. ये तीनों क्वांटिटी इंडिविजुअली जीरो नहीं हो सकती. ठीक है, बट सर ये पॉसिबल है कि XL माइनस XC बिकम जीरो. ठीक है, दैट इज, अगर इसको मिनिमम करना है तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि XL XC के बराबर हो जाए, मतलब XL माइनस ऑफ XC जीरो हो जाए. इंडिविजुअली जीरो नहीं है, बट अगर दोनों इक्वल हो गए तो जीरो हो जाएगा, तो XL विल बिकम इक्वल टू XC. ये पॉसिबल है. ठीक है, और जब ये होगा तो उस केस में जो कंडीशन है दैट विल बी कॉल्ड एज रेजोनेंस कंडीशन, क्योंकि उस केस में जो करंट होगा वो सबसे ज्यादा करंट उसी केस में फ्लो होगा उस सर्किट में. नहीं समझ आएगा, मतलब इस केस में करंट वुड बी मैक्सिमम एंड दिस मैक्सिमम करंट वुड बी इक्वल टू सिंपली V अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर, मतलब V बाय R, and this is the maximum possible current, and this condition is called as resonance condition. XL is equal to XC के जो condition है, this is called as resonance condition. For a resonance condition to have resonance condition, ये resonance condition है, and for resonance condition, ये मैं लिख देता हूँ, for resonance condition XL is equal to XC, and this is your resonance condition कि आपके LCR सर्किट में ही the current that flows becomes maximum. जो मैक्सिमम पॉसिबल करंट फ्लो कर सकता है वो मिल जाए आपको, तो उसको हम रेजोनेंस कहते हैं. पहले यहां तक नोट करो एक बार, और एक बात और समझाऊं. Done, sir. डन. तो अब मेरी दूसरी बात सुनिए कि भाई ये तो मैंने कह दिया, अच्छा सर क्या इंडिविजुअली XL XC जीरो हुआ है, नहीं, XL XC के इक्वल है बट दे हैवंट बिकम जीरो. ये बात याद रखिएगा. ठीक है, इंडिविजुअली ये दोनों जीरो नहीं होते हैं, इन दोनों का डिफरेंस जीरो होता है. अब दूसरी बात सुनो, XL इज इक्वल टू XC है फॉर रेजोनेंस, और हमें ये भी मालूम है कि XL को हम लिख सकते हैं ओमेगा L और XC को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा C. डू यू रिमेंबर दैट Yes. कि हमने ये ड्राइव किया था, XL मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस और ये कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन LC. ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन LC. इज इट करेक्ट यांगमो? Yes. ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ
स्क्वायर रूट ऑफ दिस टर्म विल रिमेन एज दिस ओनली। तो ओमेगा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2πf, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, मतलब इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो कि ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एट दिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी व्हाट विल हैपन कि अगर ओमेगा की वैल्यू ये हो गई ना, ये तो एक्सएल एक्सी के इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है जिस पर रेजोनेंस कंडीशन अचीव होगी। तो इसका अगर हम लीनियर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में चेंज करें तो ये 1/√LC। इसका मतलब है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैन बी रिटन एज 1/2π√LC। दिस इज द मीनिंग ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये लीनियर वैल्यू हो गई, लीनियर वैल्यू ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। मतलब वो फ्रीक्वेंसी at which for which XL becomes equal to XC, that means for which the resonance condition is achieved, that frequency is called as resonance frequency। उसी फ्रीक्वेंसी का नाम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। क्लियर है? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। डन। अब एक छोटी सी बात और, भाई हमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी समझ लिया, हमें रेजोनेंस कंडीशन पता है। रेजोनेंस कंडीशन में एक बात याद रखना कि एक्सएल एक्सी के इक्वल होता है, जीरो नहीं हो जाता, उन दोनों का डिफरेंस जीरो होता है। अब इसमें एक और चीज हम बात कर लेते हैं, एक और छोटे से टॉपिक पे रेजोनेंस से ही रिलेटेड, रेजोनेंस कर्व। अब रेजोनेंस कर्व का क्या मतलब है? तो डियांगमो करंट मैक्सिमम कब होगा? जब रेजोनेंस कंडीशन इज अचीव्ड। करेक्ट? अच्छा, और रेजोनेंस कंडीशन कब अचीव होती है? एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी पर। तो अगर हम एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी पर हैं तो करंट हमारा मैक्सिमम पॉसिबल फ्लो करेगा इन द एलसीआर सर्किट। बट अगर हम फ्रीक्वेंसी को बियॉन्ड दैट इंक्रीज या डिक्रीज करें तो करंट वर्सेस ओमेगा का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि ये ग्राफ प्रैक्टिकली ऐसा आता है। मतलब आप करके कभी मौका मिले, कभी अगर जिंदगी में, तो आप ग्राफ देखेंगे इसका ऐसा आता है। प्रैक्टिकली आप इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हो लैब के अंदर। देखो करंट रेजोनेंस पे मैक्सिमम होता है एलसीआर सर्किट में। जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी तो करंट अपना मैक्सिमम पॉसिबल जो फ्लो कर सकता है फ्लो करेगा। बट आपकी फ्रीक्वेंसी अगर आप बढ़ाओ या फ्रीक्वेंसी को आप कम करो तो फॉर दैट आपका करंट क्या होने लगेगा? फिर से डिक्रीज होने लगेगा। रेजोनेंस पे मैक्सिमम हो गया एंड ऑन आइदर साइड ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी करंट डिक्रीजेस। एंड कैसे डिक्रीज हो रहा है? सिमेट्रिकली। अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तब भी वो डिक्रीज करेगा और फ्रीक्वेंसी को कम करोगे तब भी वो डिक्रीज करेगा। और सिमेट्रिकली, जैसा राइट साइड है ग्राफ का वैसा ही लेफ्ट साइड है ग्राफ का। इज इट क्लियर? राइट एंड लेफ्ट साइड आर सेम। बोलो। तो ये जो कर्व है बेटे, इसको हम रेजोनेंस कर्व कहते हैं। ठीक है? अब इस रेजोनेंस कर्व में देखिए, मैंने आपसे बोला कि करंट जैसे इधर डिक्रीज हो रहा है वैसे इधर भी डिक्रीज हो रहा है। तो इसमें एक और चीज डिफाइन करी जाती है, वो मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि यहां पर ये डेल्टा ओमेगा से आई इंक्रीज्ड दिस फ्रीक्वेंसी एंड आई गॉट दिस फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा 1। यहां पर मैंने डेल्टा ओमेगा से फ्रीक्वेंसी को सब्ट्रैक्ट किया एंड आई गॉट ओमेगा 2। और ये ओमेगा 1 ऑन द राइट एंड ओमेगा 2 ऑन द लेफ्ट, दोनों के लिए मुझे जो करंट मिल रहा है वो करंट सेम है। मतलब अगर ये करंट आई नॉट है तो ये करंट मुझे मिला आई नॉट बाई रूट 2 और ये मुझे मिला आई नॉट बाई रूट 2। समझ रहे हो आप? देखो डिफरेंट वैल्यू मिल सकती है मुझे। आप कहोगे सर यही आई नॉट बाई रूट 2 क्यों? बिकॉज आपको याद होगा कि आई नॉट बाई रूट 2 हैज ए स्पेशल मीनिंग ऑफ दिस। ठीक है? एंड व्हाट इज दैट? इट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, है ना? We can give a special meaning to this I naught by root 2, and what is that special meaning? So this is IRMS. Am I right? Yes. ठीक है? तो this is the RMS value, तो इसीलिए हमने इसको कंसीडर करा है। तो देखो रेजोनेंस के इंक्रीज करने पर भी करंट डिक्रीजेस एंड ऑन आइदर साइड। मान लो कि किसी भी फ्रीक्वेंसी के लिए ऑन द राइट साइड करंट बिकम्स आई नॉट बाई रूट 2 और इधर भी करंट बिकम्स आई नॉट बाई रूट 2। तो इस केस में हम एक और चीज डिफाइन करते हैं इस कर्व का। इस कर्व के लिए हम एक और चीज डिफाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं क्यू फैक्टर। क्यू स्टैंड्स फॉर क्वालिटी। क्यू स्टैंड्स फॉर क्वालिटी। क्यू फैक्टर मतलब क्वालिटी फैक्टर। और ये क्वालिटी फैक्टर हम कैसे लिखते हैं? तो क्वालिटी फैक्टर हम लिखते हैं डिफरेंस ऑफ द टू फ्रीक्वेंसीज ऑन आइदर साइड, ठीक है, फॉर विच द करंट बिकम्स इक्वल टू for which the current becomes equal to 1 by root 2 times of the maximum current,
फिर से मेरी बात सुनो, सुन पा रही हैं आप? Yes, sir. ठीक है, और ये जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, इन दोनों को अगर आपस में डिवाइड कर दो तो ये जो टर्म आता है क्वालिटी फैक्टर होता क्या, उसका और फर्दर मीनिंग हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, बट अभी फिलहाल quality factor is represented as omega r by omega 1 minus omega 2, where omega 1 is that value of frequency for which current becomes 1 by root 2 of the maximum value. Omega 2 is also that value of frequency for which current becomes 1 by root 2 times of the maximum value. अच्छा, आप ऐसे भी सोच सकते हो क्या, ओमेगा 1 को डियांगमो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ ओमेगा r प्लस ऑफ डेल्टा ओमेगा, और ओमेगा 2 को क्या ऐसे लिख सकता हूँ कि ओमेगा r माइनस ऑफ डेल्टा ओमेगा? बताना जरा। तो ओमेगा 1 माइनस ऑफ ओमेगा 2 अगर मैं करूंगा तो ओमेगा r प्लस ऑफ डेल्टा ओमेगा माइनस ऑफ ओमेगा r प्लस ऑफ डेल्टा ओमेगा हो जाएगा, तो दिस विल बिकम इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा और नॉट, डियांगमो? ठीक है, तो इसका मतलब है कि क्यू फैक्टर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ओमेगा r divided by twice of delta omega. This is also the way of writing this Q factor. अब इसका मीनिंग क्या है, what is this Q factor? ठीक है, और ये 2 डेल्टा ओमेगा ये टर्म क्या चीज है, ये सब मैं कल बताऊंगा, तो अभी फिलहाल इतना ही आप नोट कर लीजिए। कर लिया? Yes, sir. ठीक है, तो आज इतना ही रहने दीजिए। अब इस पे क्यू फैक्टर क्यों हमने निकाला, ठीक है, और यहाँ पर डेल्टा ओमेगा जो ये है 2 डेल्टा ओमेगा ये क्या चीज है, क्या टर्म है, ये सब मैं आपको कल सिखाता हूँ। ठीक है, ओके, बाय।